सभी को नमस्कार। मेरा नाम मृदुल कुमार पांडे है और इस वीडियो में हम लोग मूल अधिकारों के बारे में बात करने वाले हैं। मूल अधिकार हमने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से लिया है और हमारे संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 12 से 35 तक में इन मूल अधिकारों का इतना व्यापक वर्णन दिया गया है जितना कि दुनिया के किसी भी लिखित संविधान में नहीं है। इस विशद वर्णन के बावजूद संविधान मूल अधिकार को परिभाषित करने में गौण है। मूल अधिकारों को उन अधिकारों के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो व्यक्ति के व्यक्तित्व के लिए आवश्यक हो। ये अधिकार व्यक्ति की बौद्धिक, नैतिक और आध्यात्मिक विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। इन मूल अधिकारों का कुछ उद्देश्य है। यह मूल अधिकार हमें संविधान द्वारा प्राप्त है। संविधान इन मूल अधिकारों की रक्षा करता है और कोई भी सरकार इन मूल अधिकारों का हनन नहीं कर सकती है। क्या उद्देश्य है इन मूल अधिकारों का? यह मूल अधिकार एक ऐसी सरकार का गठन करना उद्देश्य है जिस सरकार का उद्देश्य व्यक्तियों के हितों में अभिवृद्धि करना हो। सरकार की शक्तियों को सीमित करना है जिससे कि सरकार नागरिकों की स्वतंत्रताओं के विरुद्ध अपनी शक्ति का प्रयोग न कर सके और नागरिकों के व्यक्तित्व का विकास करना है। यह मूल अधिकार न्याय योग्य अधिकार होते हैं जो हमें उच्च और उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रदान किए जाते हैं। यह मूल अधिकार सरकार की मनमानी या किसी व्यक्ति के मनमानी के खिलाफ होता है। इन मूल अधिकारों को वैसे तो हमसे नहीं छीना जा सकता है, पर आपातकालीन परिस्थितियां में, इमरजेंसी जिसको कहते हैं, उसमें अनुच्छेद 20 और 21 में प्रदान किए गए मूल अधिकारों को छोड़कर बाकी अधिकार हमसे छीने जा सकते हैं। और अनुच्छेद 19 में जो हमें मूल अधिकार प्राप्त होता है वह सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नल इमरजेंसी के दौरान ही हमसे छीने जा सकते हैं। अब हम बात करने वाले हैं 44वें संवैधानिक संशोधन के बारे में, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। पहले हमारे पास 7 मौलिक अधिकार थे, 7 मूल अधिकार थे, जिसमें संपत्ति का अधिकार भी था जो अनुच्छेद 31 में था। पर 1978 के 44वें संवैधानिक संशोधन 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978 के द्वारा इस संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से बदल के वैधिक अधिकार बना दिया गया है। विधिक अधिकार आप कह सकते हैं, विधिक अधिकार बना दिया गया है। अब विधिक अधिकार और मौलिक अधिकारों में थोड़े से फर्क होते हैं। आइए इस फर्क को हम समझते हैं। मूल अधिकार संविधान द्वारा प्रदान किए जाते हैं जबकि विधिक अधिकार अधिनियमों द्वारा प्रदान किए जाते हैं। मूल अधिकार समाप्त या कम नहीं किए जा सकते हैं जबकि विधिक अधिकार समाप्त या कम किए जा सकते हैं। और मूल अधिकार उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों द्वारा प्रवर्तित किए जाते हैं जबकि विधिक अधिकार सामान्य न्यायालयों द्वारा प्रवर्तित किए जाते हैं। मूल अधिकारों का उल्लंघन कुछ अपवादों को छोड़कर केवल राज्य द्वारा ही किया जा सकता है जबकि विधिक अधिकारों का उल्लंघन सामान्य व्यक्तियों, जिसमें विधिक व्यक्ति भी शामिल है, के द्वारा भी किया जा सकता है। ठीक है। अब हमें अगर मूल अधिकारों को बदलना भी है, कोई संवैधानिक संशोधन भी करना है, तो उस संवैधानिक संशोधन में जो हमारे संविधान का मुख्य ढांचा है, बेसिक स्ट्रक्चर है, उसमें कोई फेरबदल नहीं किया जा सकता है। और यह बात 1973 में एक केशवानंद भारती केस हुआ था। उसमें उच्चतम न्यायालय ने यह बात कही थी कि हमारे संविधान का जो बेसिक स्ट्रक्चर है, जो मूल ढांचा है, उस मूल स्वरूप के साथ कोई छेड़खानी नहीं की जा सकती है किसी भी संवैधानिक संशोधन के द्वारा। हमारे पास 6 मूल अधिकार हैं जो हमने अभी पढ़ा। वो मूल अधिकार कौन कौन से हैं? समानता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है, धार्मिक स्वतंत्रता है, सांस्कृतिक तथा शिक्षा संबंधित स्वतंत्रता है, अधिकार है, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। आइए इन अधिकारों के बारे में बात करते हैं, लेकिन उसके पहले हमें यह जानना पड़ेगा हमारे पास 2 तरह के अधिकार होते हैं। कुछ अधिकार सिर्फ भारत के नागरिकों के लिए होते हैं और कुछ अधिकार हर उस व्यक्ति के लिए होते हैं जो भारत की सीमा के अंदर है।
चाहे वह भारत का नागरिक हो या किसी और देश का नागरिक हो। जैसे अनुच्छेद 14, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28 में जो अधिकार हमें प्राप्त हैं, वह अधिकार भारत में रह रहे किसी भी व्यक्ति, चाहे वह भारत का हो या किसी अन्य देश का, उसको मिलते हैं। लेकिन अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30 में जो अधिकार दिए गए हैं, वह अधिकार सिर्फ उन व्यक्तियों को ही मिलते हैं जो भारत के नागरिक हैं। क्योंकि यह बात करते हैं शिक्षा में आरक्षण की, यह बात करते हैं नौकरी में आरक्षण की, यह जो अनुच्छेद है यह बात करते हैं बोलने और लिखने की स्वतंत्रता की, यह बात करते हैं अल्पसंख्यकों की। आइए पढ़ते हैं अनुच्छेद 12। अनुच्छेद 12 से हम शुरू करते हैं। अनुच्छेद 12 कहता है इस भाग में राज्य का वर्णन किया गया है। राज्य क्या है, विवरण किया गया है। राज्य जो है भारत सरकार या संसद, स्टेट का डेफिनेशन है इस आर्टिकल में। स्टेट का अर्थ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत की सरकार या भारत की संसद, पार्लियामेंट, या और स्टेट का अर्थ यह भी है राज्य की सरकार और राज्य का विधानमंडल। और स्टेट का यह भी अर्थ है भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर या भारत सरकार के अधीन सभी स्थानीय और अन्य प्राधिकारी, जैसे INGC है, सेल है, हर कुछ, इन सब के लिए हम एक वर्ड यूज करेंगे, एक टर्म यूज करेंगे जिसका नाम है स्टेट, हिंदी में राज्य। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे अनुच्छेद 13। क्या है हमारे संविधान का अनुच्छेद 13 और यह किस चीज़ के बारे में बात करता है। अनुच्छेद 13 इस संविधान के प्रारंभ से, एक्चुअली पहले इसको समझते हैं। इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले भारत के राज्य क्षेत्र में प्रवृत्त सभी विधियां उस मात्रा तक शून्य होंगी जिस तक वे इस भागों के उपबंधों में असंगत हैं। इसका क्या अर्थ है, चलिए हम 2 भी पढ़ते हैं। 13 का 2, अनुच्छेद 13 का 2 कहता है राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा जो इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को छीनती है या न्यून करती है। इसका क्या अर्थ है, राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा जो इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को छीनती है या न्यून करती है, और इस खंड के उल्लंघन में बनाई गई प्रत्येक विधि उल्लंघन की मात्रा तक शून्य होगी। States shall not make any law which takes away these rights conferred in this part of, and law made in contravention of this clause shall to the extent of contravention be declared void by judiciary। इसका सामान्य भाषा में अर्थ यह है, अनुच्छेद 13 बात करता है उन कानून के जो मौलिक अधिकारों के विरुद्ध बनाए जाते हैं, और 13 का 2 कहता है कि राज्य कोई ऐसा कानून, कोई ऐसी विधि नहीं बना सकता है जो हमसे यह मौलिक अधिकार छीनती हो या इन मौलिक अधिकारों का हनन करती हो। और अगर सरकार ऐसा कोई कानून बनाती है, राज्य ऐसा कोई कानून अगर बनाती है जो हमसे यह अधिकार छीनता हो, जो इन अधिकारों का हनन करता हो, तो हमारी जो न्यायपालिका है, हमारी जो जुडिशरी है, उस कानून के उस भाग को शून्य घोषित कर देगा, मतलब कैंसिल कर देगा, उसको वॉइड डिक्लेयर कर देगा जो हमारे अधिकारों का हनन करती है। कोई पूरे कानून का कोई एक छोटा सा भाग अगर हमारे अधिकारों के, मौलिक अधिकारों का हनन करती है, तो उस भाग को कैंसिल कर दिया जाएगा, उस भाग को वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा, शून्य घोषित कर दिया जाएगा। किसके द्वारा, न्यायपालिका के द्वारा। और यह अधिकार सुप्रीम कोर्ट को देती है अनुच्छेद 32 और हाई कोर्ट को देती है अनुच्छेद 226। ठीक है, आर्टिकल 32 एंड आर्टिकल 226। अब यह जो सिस्टम है, यह जो नियम है कि न्यायपालिका इस चीज़ को देखेगी कि कोई भी जो कानून है वह बन रहा है वह हमारे इन मौलिक अधिकारों का हनन नहीं करे। यह अधिकार जो न्यायपालिका को मिला है, यह हमने लिया है, यह नियम हमने लिया है यूनाइटेड स्टेट्स के संविधान से। ठीक है। अब ये कानून को भी डिफ़ाइन करती है। इस अनुच्छेद में विधि को डिफ़ाइन किया गया है 13 के 3 में। अब उसमें कुछ परमानेंट लॉ हैं और कुछ टेम्प्रोरी लॉज हैं। ठीक है। अब बात करते हैं हम
परमानेंट लॉज के बारे में। परमानेंट लॉज का अर्थ है जो लोग हमेशा के लिए हैं, और जो टेम्प्रोरी लॉज हैं जैसे कि अध्यादेश हुए। अब अध्यादेश क्या होता है? जो भारत के राष्ट्रपति होते हैं या स्टेट्स के गवर्नर होते हैं, वह अध्यादेश जारी कर सकते हैं। जब हमारे संसद जो है, जब संसद चालू नहीं होती है, जब संसद कार्यकाल में नहीं होती है, उस दौरान अगर हमें किसी कानून की अत्यंत आवश्यकता हो तो ऐसा कानून प्रेसिडेंट या गवर्नर पास कर सकते हैं। गवर्नर पास करते हैं तो किसी एक राज्य के लिए पास कर सकते हैं, जारी कर सकते हैं, और प्रेसिडेंट जब जारी करते हैं तो पूरे देश के लिए जारी करते हैं। और वह अध्यादेश, वह ऑर्डिनेंस जिसे टेम्पररी लॉ कहते हैं, वह जो है 6 महीनों तक के लिए वैलिड होता है। ठीक है। अब हम बात करेंगे अनुच्छेद 14 से 18 समता के अधिकार की। ठीक है। अनुच्छेद 14 कहता है इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, विधि के समक्ष समता। जो हमने यह इक्वालिटी बिफोर लॉ, विधि के समक्ष समता, यह समता नहीं है, यह समता है, ध्यान देंगे, यहाँ समता नहीं है, समता है, वह टाइपिंग एरर है। ठीक है। तो विधि के समक्ष समता जो है यह हमने लिया है ब्रिटेन से, और विधियों का समान संरक्षण यह हमने लिया है अमेरिका से। और उसके एक और लाइन है उसके आगे, विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, भारत की सीमा में, भारत की सीमा के भीतर कोई भी भारतीय या कोई भी अंग्रेज या कोई भी किसी दूसरे देश का इंसान जो रह रहा है, वो अनुच्छेद 14 में दिए गए इस अधिकार का लुत्फ़ उठा सकता है। यह अधिकार उसके लिए भी है। ठीक है। अब इसमें बात होती है संरक्षणात्मक विविध की। अभी हमने बात की समता की, और अब हम बात कर रहे हैं संरक्षणात्मक विविध की। इसका सिंपल सा अर्थ है कि कुछ लोग इतने प्रिविलेज्ड नहीं होते हैं, कुछ लोग इतने अच्छी किस्मत नहीं होती कि वो एजुकेशन ले सके, वो शिक्षा ले सकें, पे कर सकें, तो ऐसे लोगों के लिए फ्री में शिक्षा प्रदान की जाती है। उसी तरह मैटरनिटी लीव या कुछ भी चीज़ जो थोड़ा सा डिस्क्रिमिनेशन दिखाते हैं उसको हम प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन बोलते हैं। संरक्षणात्मक विविध, यह डिस्क्रिमिनेशन ज़रूरी है। इस टाइप की विविध, ये जो विविध है, यह विविधता ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? समता के लिए ज़रूरी है, क्योंकि कुछ लोग जो हमसे पीछे रह गए हैं। इसको हम एक उदाहरण से समझते हैं। अगर 20 बच्चे कोई एक कबड्डी का मैच देखने गए हैं, एक ग्राउंड में बैठ रहे हैं, तो जो लंबे बच्चे हैं वह पीछे खड़े रहेंगे, जो छोटी हाइट के बच्चे हैं वो आगे खड़े रहेंगे। इसका सीधा सा कारण यह है कि अगर छोटी हाइट वाले बच्चों को हमने पीछे खड़ा करा दिया तो वह नहीं देख पाएंगे। तो दोनों को समान अधिकार मिलना चाहिए कि दोनों लंबे और छोटे लोग जो छोटी हाइट के हैं वो दोनों जो हैं क्रिकेट मैच या फुटबॉल मैच या कबड्डी मैच, जो भी मैच है, वो देख सकें। तो यह जो है एक तरह का डिस्क्रिमिनेशन है लंबे और छोटे लोगों के बीच में, लेकिन यह डिस्क्रिमिनेशन ज़रूरी है ताकि दोनों को बराबरी का अधिकार मिल सके मैच देखने का। ठीक है। अब हम अनुच्छेद 15 की बात करेंगे। अनुच्छेद 15 कहता है राज्य की किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान या इनमें से किसी का आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा। इसका सीधा सा अर्थ है राज्य, जो हमने राज्य की परिभाषा पढ़ी है 12 में, अनुच्छेद 12 में। ठीक है। यहाँ पे राज्य का अर्थ वही है। तो राज्य जो है किसी भी नागरिक जब हमने शब्द यूज किया तो यह बात सिद्ध है, यह बात क्लियर है कि आर्टिकल 15, अनुच्छेद 15 सिर्फ भारत के नागरिकों के लिए है। जो कोई दूसरे देश का व्यक्ति भारत में रह रहा है उसके लिए यह अनुच्छेद नहीं है। ठीक है। यह अनुच्छेद सिर्फ भारत के नागरिकों पर लागू है। तो राज्य के किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान मतलब किसी के रिलीजन, धर्म, रेस मतलब मूलवंश, कास्ट मतलब जाति, सेक्स मतलब लिंग, और जन्म स्थान प्लेस ऑफ बर्थ, इन जो चीज़ है इनके बेसिस पे किसी से भी किसी भी तरह का भेदभाव, विभेद, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। ठीक है। अब सड़क, रेल और सार्वजनिक स्थान, इन जगहों पर किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जा सकता है। कहाँ कहाँ नहीं किया जा सकता है? जो भी सार्वजनिक स्थान है, रोड्स,
रेल्स शॉप्स, सड़क रेल शॉप्स या कोई और भी सार्वजनिक स्थान पे किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जा सकता है। और आर्टिकल 15 के अनुच्छेद 15 के 3 और 4 जो हैं वह राज्य को एक पावर देते हैं, राज्य को एक स्पेशल अधिकार देते हैं कि वह एक विशेष प्रावधान बना सकता है उन लोगों के लिए जो सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़ गए हैं। देखिए, हमें यह बात समझने की आवश्यकता है कि कुछ लोग हमारे सोसाइटी में, हमारे समाज में आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े हुए हैं, और किसी हद तक इतिहास में उन लोगों के साथ पिछले 100 साल तक उन लोगों के साथ भेदभाव हुआ है, और वह भेदभाव का ही यह नतीजा है कि वह आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़ चुके हैं। तो उन लोगों के लिए राज्य जो है कोई भी अलग प्रावधान बना सकती है, राज्य के पास यह अधिकार प्राप्त है। और राज्य के पास यह भी अधिकार प्राप्त है कि जो आर्थिक रूप से पिछड़े लोग हैं, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी हैं, उनके लिए कोई प्रावधान बना सके, कोई कानून बना सके, कोई कुछ भी ऐसा बना सके, स्पेशल लॉज। ठीक है। अब आर्टिकल 15(5) जो है वह बात करता है आरक्षण की, शिक्षा में आरक्षण की। ध्यान देंगे, आर्टिकल 15 का 5 15(5) टॉक्स अबाउट एजुकेशनल रिजर्वेशन, शिक्षा में आरक्षण। ठीक है, इसको याद कर लीजिए, आर्टिकल 15 का 5 शिक्षा में आरक्षण। अब हम बात करेंगे आर्टिकल 16 की, अनुच्छेद 16। यह सिंपली बात करता है लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता मतलब इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। सीधी सी बात है, जो लोक नियोजन होता है, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट होती है, उसमें हर लोगों को बराबरी का अधिकार मिलना चाहिए, और उनमें किसी भी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए। किस बेसिस पे? धर्म, ठीक है, मूलवंश, जाति, जेंडर जो सेक्स होता है उसका, लिंग मतलब उसका जन्म स्थान आदि के आधार पे, या वो जहाँ रहते हैं इनके आधार पे कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। और आर्टिकल 16 का 6 जो है वह बात करता है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी, आर्टिकल 16 का 6 जो है वह बात करता है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को 10% आरक्षण देने की। ध्यान देंगे, आर्टिकल 15 के 6 में इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटीज़ को के लिए सरकार कोई विशेष प्रावधान बना सकती है, यहाँ पे सरकार को अधिकार मिला है। पर यहाँ पे आर्टिकल 16 के 6 में इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को 10% आरक्षण दिया गया है, 10% रिजर्वेशन दिया गया है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना इसमें। अब आर्टिकल 17 जो है वह अस्पृश्यता, अनटचेबिलिटी का अंत करता है, और कहता है आर्टिकल 17 कि अस्पृश्यता का अंत किया जाता है और किसी भी रूप में इसका आचरण, इसका प्रैक्टिस जो है निषिद्ध किया जाता है, मतलब रोकते हैं इसकी प्रैक्टिस को। किसी भी रूप में अगर कोई इसका आचरण करता है तो वह कानूनी जुर्म होगा और वह सज़ा का हकदार होगा कानून के तहत। ठीक है, और इसी अनुच्छेद के तहत एक कानून भी बना है जो है सिविल राइट्स एक्ट 1955, जो अस्पृश्यता का अंत करती है। ओके, अब आर्टिकल 18 जो है, अनुच्छेद 18, ये है एबॉलिशन ऑफ टाइटल। अब आपको पता है टाइटल क्या होता है? मैं बताता हूँ। जैसे पुराने ज़माने में हमने इतिहास जब पढ़ा होगा तो देखते होंगे लॉर्ड मैक्यूले, लॉर्ड इरविन, ये सारी चीज़ हम पढ़ते हैं, है ना। उपाधियों का अंत करती है आर्टिकल 18, अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत करती है। क्यों अंत करती है? क्योंकि कई बार उपाधि जो होते हैं जैसे राजा महाराजा, महाराजाधिराज और सुल्तान, ये कुछ उपाधि या लॉर्ड वगैरह ऐसे उपाधि, इतिहास अगर हम भारत का पलट के देखेंगे तो ये उपाधि इन लोगों को जिनके उपाधि प्राप्त है उन लोगों को आम नागरिक से अलग बनाती है। कुछ स्पेशल दर्जा उनको मिलता है, स्पेशल स्टेटस उन लोगों को प्रदान करती है ये उपाधि, और वो लोग कुछ स्पेशल पावर्स एंजॉय करते थे जो बराबरी के खिलाफ है। तो राज्य जो है इन उपाधियों का अंत करती है, एबॉलिशन ऑफ टाइटल। और सेना या विद्या संबंधी सम्मान के सिवाय कोई भी उपाधि प्रदान नहीं कर सकता है। ठीक है, कहती है कि स्टेट कैन नॉट डेकोरेट एनी पर्सन विथ एनी टाइटल अदर देन एजुकेशनल टाइटल और मिलिट्री टाइटल, अर्थात राज्य सेना या विद्या संबंधी सम्मान के सिवाय
और कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा। अब सेना और विद्या संबंधी जो सम्मान है उसका अर्थ क्या है? एजुकेशनल टाइटल, जो विद्या संबंधी वो है विद्या संबंधी उपाधि जो होते हैं वो होते हैं जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, ओके। और जो मिलिट्री टाइटल्स होते हैं, मतलब सेना संबंधी जो उपाधियाँ होते हैं, वो उपाधि क्या होती हैं? कमांडर, जनरल, मेजर, इस तरह की उपाधियाँ। तो सिर्फ इन 2 तरह की उपाधियों को छोड़ के और किसी भी तरह की उपाधि राज्य नहीं दे सकता है किसी को। और नो इंडियन सिटीजन कैन एक्सेप्ट टाइटल फ्रॉम एनी फॉरेन कंट्री। इसका अर्थ है भारत का कोई भी नागरिक किसी विदेशी राज्य, किसी दूसरे देश से कोई भी उपाधि स्वीकार नहीं कर सकता है। भारत का कोई भी व्यक्ति किसी बाहरी राज्य, बाहरी सरकार से कोई भी उपाधि नहीं ले सकता है। और नो फॉरेनर working for India can accept title from any other country and if have to take the title should take permission from the president। अर्थ इसका है कोई भी व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है, कोई भी व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है लेकिन राज्य के अधीन लाभ या विश्वास के किसी पद को धारण करते हुए किसी भी विदेशी राज्य से कोई भी उपाधि नहीं स्वीकार कर सकता है। और अगर उसे कोई भी उपाधि स्वीकार करनी है तो राष्ट्रपति की सहमति के बिना स्वीकार नहीं करेगा। ठीक है। राज्य के अधीन लाभ या विश्वास का पद धारण करने वाला व्यक्ति किसी भी विदेशी राज्य या उसके अधीन किसी भी रूप में कोई भेंट, उपलब्धि या पद राष्ट्रपति की सहमति के बिना स्वीकार नहीं करे। समझ गए ये दोनों चीज़? अब इसमें एक और चीज़ है, नो इंडियन सिटीजन कैन एक्सेप्ट टाइटल फ्रॉम एनी फॉरेन कंट्री। ये पॉइंट शायद मैं भूल रहा था, शायद छूट गई थी। इसका अर्थ है कोई भी भारतीय नागरिक विदेशी राज्य से कोई उपाधि स्वीकार नहीं करेगा। अर्थ इसका क्या है सामान्य भाषा में समझे तो, धोनी बहुत अच्छा क्रिकेट खेलते हैं, बहुत नाम रोशन किया उन्होंने देश का, और क्रिकेट फैंस इंग्लैंड में बहुत है। तो इंग्लैंड की सरकार अगर चाहे कि हम महेंद्र सिंह धोनी को सर की उपाधि देते हैं या सचिन तेंदुलकर को हम सर देते हैं, जैसे कोई एक क्रिकेटर हैं डॉन ब्रैडमैन, सर डॉन ब्रैडमैन बोला जाता है उनको, तो उसी तरह से अगर ऐसी उपाधि भारतीय क्रिकेटर को देना भी चाहें तो ये नहीं एक्सेप्ट कर सकते हैं उन उपाधियों को। लेकिन पद्म भूषण, भारत रत्न ये जो है इस कैटेगरी में नहीं आते, क्योंकि यह उनके कार्य जो है समाज में जो उनको ऊंचा दर्जा दिलाया, इस तरह का कार्य उन्होंने किया है, उस कार्य के आधार पे मिला है ये दर्जा पद्म भूषण, भारत रत्न। तो ये उस कैटेगरी में नहीं आते, इनका एबॉलिशन नहीं है, आर्टिकल 18 इनका एबॉलिशन नहीं करती है। तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको जो मैंने समझाया ये सारी चीज़ें समझ में आ गई हो अच्छे से तो इस वीडियो को लाइक करें, उन लोग जिनको ज़रूरत है उनसे शेयर भी करें, और आगे भी ऐसी वीडियो देखते रहने के लिए सब्सक्राइब करें इस चैनल को और बेल आइकन प्रेस कर दें, सो दैट जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो आप लोग को वो वीडियो प्राप्त हो जाए। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय।